आज हम श्वसन से संबंधित नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है एचएमपी साइकिल। क्या होता है कि श्वसन क्रिया में दो प्रकार के पद चलते हैं। एक तो इसका सामान्य पद होता है और एक होता है इसका वैकल्पिक पद। नॉर्मली कंडीशन में प्लांट एनिमल सेल्स होता है कि सामान्य पत्ती कार्य करता है, जो मैंने पढ़ा दिया है। जैसे क्रेब्स साइकिल के द्वारा अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसे कहा जाता है इसका सामान्य पद। परंतु कभी कभी क्रेब्स साइकिल के द्वारा सामान्य पद कंप्लीट नहीं होता है तो उसका अल्टरनेट पद आता है, वह कहलाता है इसका वैकल्पिक पद। और वैकल्पिक पद जो संपन्न होता है वो होता है एचएमपी साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होता है? एचएमपी साइकिल। पहले इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है एचएमपी साइकिल के बारे में कि ये वैकल्पिक पथ है। क्या है? वैकल्पिक पथ है। किसका वैकल्पिक पथ है? क्रेब्स साइकिल का। किसका वैकल्पिक पथ है? क्रेब्स चक्र का। बाय द वे क्रेब्स चक्र नहीं होता है तो फिर संपन्न कौन होता है? वैकल्पिक पथ। या मैं कहूं मेलोनिक एसिड का नाम सुना होगा, संबंध कहने है तो ये मेलोनिक एसिड अगर बाय द वे क्रेब्स साइकिल का मेलोनिक एसिड से संबंधन कर दिया जाता है तो फिर वहां पे क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, उसका वैकल्पिक पथ होता है एचएमपी साइकिल। तो आपसे पूछा जाए कभी कभी कंपटीशन में, अगर क्रेब्स चक्र का संबंधन मेलोनिक एसिड से हो जाता है तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा? तो फिर किसके द्वारा होगा? एचएमपी साइकिल। एचएमपी का मतलब है, यहाँ पे देखना, एचएमपी का मतलब है हेक्सोज। तो ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। क्या है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, या इसको संट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संट भी कह सकते हैं। सेकेंड जो कंडीशन आती है आपके पास में, इसको आप ट्रिपल पी भी कहते हैं। ट्रिपल पी का मतलब होता है पेंटोज। क्या होता है? पेंटोज फास्फेट पाथवे। क्या होता है? पेंटोज फास्फेट पाथवे भी इस साइकिल का नाम है। आपसे पूछा जाए डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज के डायरेक्ट ऑक्सीडेशन को समझाइए, तब भी एचएमपी साइकिल, या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट साइकिल को समझाए तब भी एचएमपी साइकिल, या आप ये कहें कि यहाँ पे ट्रिपल पी साइकिल को समझाए तो ये पेंटोज फास्फेट पाथवे भी पूरा का पूरा क्या है? एचएमपी साइकिल चलेगा। और इसका एक और नाम है WLD। क्या है? WLD चक्र। WLD का मतलब ये है इसके खोजकर्ताओं के आधार पर। ये नाम किसके आधार पर दिया है? खोजकर्ता के आधार पर। जैसे इससे पहले मैंने बताया था आपको कि EMP किसका दूसरा नाम था? ग्लाइकोलाइसिस का। वहां पे एमडेम मेरहो पारनास नाम आया था। अब यहाँ पे WLD नाम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तीन वैज्ञानिक हैं, बारबर्ग, लिपमैन और साथ में है डिकेंस। क्या है? डिकेंस। तो बारबर्ग, लिपमैन और डिकेंस के द्वारा ये पाथवे खोजा गया कार्बन 14 ट्रेसर तकनीक के द्वारा, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा एचएमपी साइकिल इन्होंने बताया है। इस कारण इसको WLD साइकिल भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है फास्फोग्लूकोनेट साइकिल या संट कहते हैं। क्या कहेंगे? फास्फोग्लूकोनेट। तो ये फास्फोग्लूकोनेट संट, फास्फोग्लूकोनेट संट, ये भी किसका नाम है? एचएमपी साइकिल का दूसरा नाम है। फास्फोग्लूकोनेट संट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रथम पदार्थ जो होता है, स्थायी पदार्थ, वो
6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो इतने सारे उपनाम है, कोई सा भी नाम आए पेपर में, इसका मतलब क्या होता है? एचएमपी साइकिल होता है। अब देखते हैं कि ये साइकिल होता क्या है। अगर इस साइकिल में बात करूं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में 2 चीजें याद करनी है। अगर क्रेब्स साइकिल का यहाँ पे संबंधन हो जाता है मेलोनिक एसिड के द्वारा, तो फिर साइकिल जो चलेगा वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन चलेगा। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किसके द्वारा? एचएमपी साइकिल के द्वारा। या इसके बाद में कहूं कि ये एकमात्र ऐसा साइकिल है शोषण में या पाथवे है जिसमें NADP कोएंजाइम भाग लेता है। NADP कोएंजाइम भाग लेता है। आपने जितने भी पढ़े थे इससे, मैंने कहा जब भी ऊर्जा का निर्माण हुआ था NAD ओनली भाग क्या लिया था? NAD भाग लिया था। यहाँ पे ये पहला आता है जिसमें NADP भाग लेता है। अगर मैं ATP का बताऊं तो यहाँ पे इस पाथवे में ATP का सारांश क्या है? ATP कितना निर्माण होता है? तो 35 ATP का शुद्ध लाभ होता है। तो ये लाभ है, यहाँ पे 35 ATP का लाभ होता है। और ये लाभ कैसे होगा, ये हम इस साइकिल नाम में कोई समस्या नहीं है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि साइकिल कैसे संपन्न होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीकरण होता है, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ आपके पास में। देखो यहाँ से देखना, पूरे का पूरा साइकिल इजी तरीके से समझाएंगे। और यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बीएससी में तो काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म में साइकिल संपन्न होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ये आपके पास में एचएमपी कहां होता है? कंप्लीट साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पहले से ही प्रेजेंट है 5 अणु। क्या है? 5 अणु प्रेजेंट होते हैं किसके? ग्लूकोज 6 फास्फेट के। किसके हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट के कितने अणु प्रेजेंट है? 5 अणु प्रेजेंट है। अभी क्या होता है कि ये जो साइकिल स्टार्ट होता है वो 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है। कितने से? 6 ग्लूकोज फास्फेट से ये साइकिल स्टार्ट होगा। 6 ग्लूकोज फास्फेट से स्टार्ट होगा तो साइटोप्लाज्म में पहले से क्या प्रेजेंट है? 5 ग्लूकोज फास्फेट अणु प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज फास्फेट अणु भाग लेता है। तो ग्लूकोज का एक अणु भाग लेगा। यहाँ पे क्या भाग लेगा? ग्लूकोज का एक अणु भाग लेता है। तो यहाँ पे कहेंगे ग्लूकोज, और ये एटीपी खर्च होगा। एटीपी खर्च होगा तो ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी कन्वर्ट किस में जाएगा? एडीपी में। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा? 6 फास्फेट। ध्यान रखनी बात, देने वाली बात है ये। यहाँ पे एंजाइम क्या आ जाएगा? काइनेज आ जाएगा। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? काइनेज। तो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ये अणु तो ये है, एक अणु तो क्या है? ग्लूकोज के 6 फास्फेट का अणु ये है, और ये ग्लूकोज 5 अणु है ग्लूकोज 6 फास्फेट के। यहाँ ये दोनों क्या होते हैं? दोनों मिल जाते हैं। अब बन जाता है यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 अणु। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 अणु रहेंगे आपके पास में। तो ये 6 अणु भाग लेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट के, और ये 6 अणु यहां से भाग लेते हैं। ध्यान रखना 5 अणु तो हमेशा ही मुक्त होंगे, केवल एक ही ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होगा जो अंदर इंटर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट है, तो ये आपके पास में एक अपचयनकारी शक्ति के रूप में भाग लेगा। और वो कौन भाग लेगा? NAD नहीं, NADP भाग लेगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे शोषण क्रिया का एकमात्र पथ है जिसमें NADP भाग, यहाँ पे भाग लेगा NADP, और ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। ऑक्सीकरण होगा नहीं। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा आएगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने भाग लिया, और यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा? NADPH2। क्या बना? NADPH2। अब देखो एक अणु का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, तो फिर आपके पास में टोटल अणु कितना का होगा? 6 अणु का। तो 6 NADPH2 भाग लेंगे, 6 NAD भाग लेंगे, और 6 ही NADPH2 का निर्माण होता है। तो 6 NADPH2 बन गए, और बन जाता है यहाँ पे
6 फास्फो ग्लूकोनिक एसिड, क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बन जाता है 6 फास्फो ग्लूकोनिक एसिड। इसके कितने अणु हैं, 6 अणु बने। तो आपके पास में NADPH2 कितने मुक्त हो जाएंगे, 6 अणु मुक्त हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि ये 6 फास्फो ग्लूकोनिक एसिड पहला स्थायी पदार्थ बना है, इस कारण यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, फास्फोग्लूकोनिक संतति इसको कहा जाता है। अब 6 फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का विकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ ऑक्सीकरण भी होता है। दोनों ही प्रोसेस होती है। तो दोनों ही प्रोसेस होगी तो सबसे पहले आप कहेंगे कि ये NADPH है जो वापस भाग लेगा, हाइड्रोजन ग्रहण करके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। कितने अणु, 6 अणु, क्योंकि आपके पास में 6 आपके पास में भाग ले रहे हैं अणु। ठीक, तो ये बन जाता है और साथ में यहाँ पे बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी भाग लेगा। तो ये बी कार्बोक्सिलेज, तो ये बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से यहाँ पे CO2 बाहर निकलती है। प्रत्येक अणु से एक CO2 बाहर निकलेगी। तो 6 अणु से कितने CO2 बाहर निकल जाएंगे, 6 CO2 बाहर निकल जाती है। ये 6 CO2 बाहर, इसका मतलब एक ग्लूकोज के अणु का पूरा 6 कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। और ये बन जाता है राइबोलोज 5 फास्फेट। क्या बन गया, राइबोलोज 5 फास्फेट के 6 अणुओं का निर्माण हो जाता है। क्या बनेंगे, राइबोलोज 5 फास्फेट के क्या बन गए, 6 अणु। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड और 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड से CO2 बाहर निकलती है। तो आपके पास में बन जाता है राइबोलोज 5 फास्फेट। अब जो राइबोलोज 5 फास्फेट है ये मध्यवर्ती श्रृंखलाएं बनाएगा। क्या बनाएगा, मध्यवर्ती श्रृंखलाएं बनाएगा। अब मध्यवर्ती श्रृंखलाएं आपके पास में जैसे मैंने C3 साइकिल में बताया था वैसे की वैसे यहाँ पे 3 कार्बन की हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है, 6 कार्बन की हो सकती है और 7 कार्बन की मध्यवर्ती श्रृंखलाएं यहाँ बनेगी। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ आपके पास है मध्यवर्ती श्रृंखलाएं, मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्यवर्ती श्रृंखलाएं। और मध्यवर्ती श्रृंखलाएं बनती है जैसे जाइलोज 5 फास्फेट। क्या बनेगा, जाइलोज 5 फास्फेट। साथ ही बनता है राइबोज 5 फास्फेट। तो ये राइबोज 5 फास्फेट। तो जाइलोज बन सकता है और राइबोज 5 फास्फेट बन सकता है। या मैं कहूं आपके पास में इसके बाद में क्या हो सकता है कि इरिथ्रोज 4 फास्फेट बन सकता है। तो ये इरिथ्रोज 4 फास्फेट और साथ में फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहां बन सकता है। साथ में आप ये कहेंगे कि ग्लिसरेडिएड PGAL बन सकता है, PGAL बन सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी बन सकता है। तो PGAL बन सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन सकता है। साथ में ये कहेंगे कि सीडोहेप्टुलोज भी बन सकता है, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बन सकता है। तो सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट 7 कार्बन की श्रृंखला है। साथ में राइबोज 5 फास्फेट बन सकता है, जाइलोज 5 फास्फेट बन सकता है 5 कार्बन की श्रृंखला, इरिथ्रोज 4 फास्फेट 4 कार्बन की श्रृंखला, फ्रक्टोज आपके पास में 6 कार्बन की श्रृंखला और PGAL और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 कार्बन के आपके पास में मध्यवर्ती श्रृंखलाएं हैं। तो इस प्रकार ये जितनी बनी है ये सब क्या है, मध्यवर्ती श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती श्रृंखलाएं आपके पास में क्या करती है, पुनः बना लेती है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो ये यहाँ पे 3 कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं ये आपके पास में बना लेती है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्या बनाएगी, तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के अणु बनेंगे कितने, 5 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे, 5 अणु बन जाते हैं
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देखो यहाँ 6 अणु से स्टार्ट किया था, परंतु 6 CO2 बाहर निकल गया था, इस कारण अब जाके 6 कार्बन की जो श्रृंखला बनती है वो क्या बनती है, 5 कार्बन की फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनती है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल, ध्यान रखना है एटीपी बाहर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकलता है और बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट कितने अणु बने, अणु बने इसके 5। कितने अणु बनेंगे, 5। और ये आइसोमरेज एंजाइम भाग लेगा। क्या भाग लेगा, आइसोमरेज एंजाइम भाग लेगा। और आइसोमरेज जो आपके पास में एंजाइम भाग लेता है उसकी उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो देखो यहाँ पे बहुत इजी साइकिल है, आपको ध्यान कि इसमें 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट भाग लेते हैं बारी, जिसमें से 5 ग्लूकोज 6 फास्फेट का तो क्या हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। केवल एक ग्लूकोज 6 फास्फेट का ही क्या होता है, संपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है और 6 CO2 बाहर निकल जाते हैं। टोटल प्रोसेस में जो आपके पास में NADPH2 बने हैं, ये बने हैं 6 यहाँ पे और 6 NADPH2 यहाँ बनते हैं। तो टोटल NADPH2 का निर्माण हुआ है 12 NADPH2। ये ध्यान रखना, टोटल कितने NADPH2 का निर्माण हुआ है, तो ये निर्माण हुआ है 12 NADPH2 का। तो 12 NADPH2 का निर्माण हुआ है, यहाँ पे खर्च हो जाता है 1 ATP, यहाँ पे क्या हो गया, खर्च। तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए कि 12 NADPH2 ETS में जाते हैं और ETS में जाने के बाद में ये दे देते हैं 36 ATP, क्योंकि प्रत्येक से क्या मिलेगा, 1 ATP, तो 36 ATP का निर्माण होगा। तो 36 ATP में से 1 ATP खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 ATP का निर्माण होता है HMP साइकिल के द्वारा। तो ये संपूर्ण साइकिल इस प्रकार से संपन्न होता है। ये 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का ध्यान रखना, जिसमें ये मध्यवर्ती श्रृंखलाएं बनती है बहुत सारी, मैंने यहाँ पे सभी को बना दिया है। तो ये मध्य श्रृंखलाएं वापस में रीजनरेशन करती है और यहाँ पे बना लेती है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 5 अणु, ठीक। और फिर उसके बाद में आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा ये फ्रक्टोज भी कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ग्लूकोज में। और इस प्रकार होता है HMP साइकिल। ये वैकल्पिक पथ है, क्या है, वैकल्पिक पथ, जब क्रेब साइकिल संपन्न नहीं होगा। उसी प्रकार एक और वैकल्पिक पथ संपन्न होता है एंटरोब, चलो मैं इसे बता देता हूं, एंटरोब डोडोरोब पाथवे, उसे आप ये कह सकते हैं बैक्टीरियल ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, बैक्टीरियल ग्लाइकोलाइसिस का नाम पूछा जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, एंटर डोडोरोब पाथवे। क्या कहलाएगा, एंटर डोडोरोब पाथवे। वो किसमें संपन्न होता है, बैक्टीरिया में। प्लांट और एनिमल टिश्यू में आपके पास में कंप्लीट जो होता है वो कौन होता है, HMP साइकिल। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साइकिल है, कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है, ठीक है, धन्यवाद।